जीएस हिंदी क्लासेज में मैं घनश्याम पारिक आप सभी का स्वागत करता हूं। अभी व्याख्याता की एग्जाम है तो उससे ठीक पहले मैं एक टॉपिक आपको बताना चाहता हूं जिसमें से प्रश्न आएगा। तो ये देखिए आप हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, जो उद्भव और विकास है उसमें देखिए सबसे पहले 13 परिवार हैं वो विश्व में है। उनमें से हिंदी का संबंध है वो भारोपीय भाषा परिवार से है। भारोपीय भाषा परिवार है वो सबसे बड़ा भाषा परिवार है विश्व का और इसकी दो शाखाएं हैं, केंतुम और शतम। केंतुम और शतम है। फिर देखो इससे भारतीय ईरानी शाखा का विकास हुआ। भारतीय ईरानी शाखा से 3 उप शाखाएं बनी, ईरानी, दरद और भारतीय। ये 3 शाखाएं हैं वो इससे बनी है, 3 शाखाएं हैं वो इससे बनी। उसमें देखिए भारतीय जो शाखा है उससे भारतीय आर्य भाषाओं का विकास हुआ, जिसमें भारतीय आर्य भाषाओं को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा है, इसका समय अगर हम काल की दृष्टि से बांट रहे हैं इनको तो 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व से है। इसमें 2 भाषाओं को शामिल किया जाता है, एक तो लौकिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, और इससे पहले है वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत है इसका काल 1500 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व तक, और लौकिक संस्कृत है इसका 800 से 500 ईसा पूर्व तक माना जाता है। कुछ है वो वैदिक का 1000 ईसा पूर्व तक भी मानते हैं, लेकिन ये पूछेंगे नहीं। फिर ये देखिए मध्यकालीन आर्य भाषाएं, तो ये 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक, और इसके 3 भाग किए गए हैं। यानी मध्यकालीन भाषा है वो 3 है, जिसको प्राकृत भाषा भी कहते हैं। प्रथम प्राकृत है वो पाली को कहते हैं। ये 500 ईसा पूर्व से प्रारंभ होकर के, यानी ईस्वी 1 ईस्वी मान लो आप, 1 ईस्वी प्रारंभ तक है। फिर द्वितीय प्राकृत है वो प्राकृत को ही कहते हैं। प्राकृत का मतलब मूल, जो आमजन की भाषा बन गई थी। 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक इसका माना गया है। उसके बाद में तृतीय प्राकृत देखिए जिसको अपभ्रंश कहते हैं। यही सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ प्रश्न पूछेंगे तो इसमें से पूछेंगे कि तृतीय प्राकृत किसको कहते हैं, अपभ्रंश को कहते हैं। ये 500 ईसा ईस्वी से लेकर के 1000 ईस्वी तक होगा, ठीक है। अब इसके बाद में देखो अपभ्रंश के बाद में अवहट भी है। हिंदी और अपभ्रंश के बीच में अवहट भाषा भी कईयों ने नाम दिया है। तो ये देखिए अपभ्रंश है, इसमें 8 स्वर है। 8 स्वर का मतलब ऐ और औ नहीं है इसमें। ऐ और औ ये 2 स्वर है वो इसमें नहीं है। तो इसका मतलब 8 कौन से रह गए? 8 है वो ए, आ, छोटी ई, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए और ओ। ये जो है वो 8 स्वर अपभ्रंश भाषा में रह गए। इसके बाद में देखो जहां प्रश्न आ सकता है वो शॉर्ट में मैं आपको बता रहा हूं, अपभ्रंश व हिंदी में अंतर। तो एक तो ये अंतर हो गया, पहले भी प्रश्न पूछा हुआ है कि दोनों में अंतर ये है कि अपभ्रंश में ऐ और औ है वो स्वतंत्र स्वर नहीं है, जबकि हिंदी में है। और एक ये नवविकसित जो व्यंजन है, उत्क्षिप्त जो व्यंजन है वो हिंदी में है और अपभ्रंश में नहीं है। बाकी 2 वचन 2 लिंग ये समानता है। फिर देखिए हिंदी का उद्भव है वो अपभ्रंश से हुआ, अपभ्रंश से इसका विकास हुआ है। अपभ्रंश से अगर हम लेंगे तो एक एक अगर आए तो शोरसेनी अपभ्रंश आपको करना है, क्योंकि शोरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और पहाड़ी यानी इसका खस से हुआ, लेकिन इससे भी मानते हैं। इसका मतलब हिंदी का ज्यादातर विकास है वो किससे हुआ? मुख्य रूप से शोरसेनी से। वैसे 3 अपभ्रंश से हुआ है। 3 अपभ्रंश आए तो तीनों ही उत्तर करना है। जैसे शोरसेनी है अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी, ये बहुत पूछते हैं कि पूर्वी हिंदी का विकास कौन सी अपभ्रंश से हुआ। तो अर्ध में आप देखो रे, इसके ऊपर रे है तो इसके ऊपर भी रे है, तो अर्धमागधी आपको ऐसे याद रखनी है। ये पहले भी पूछा हुआ है, पूर्वी ऊपर रे, अर्धमागधी में ऊपर रे। और मागधी है वो बिहारी हिंदी, मागधी है वो बिहारी हिंदी। ऐसे जो है ना अपभ्रंश का विकास इसमें पूछ सकते हैं। फिर सबसे अधिक जो प्रायोरिटी है प्रश्न की वो है हिंदी भाषा जो है उसकी उपभाषा और बोलियां। अगर हमें इसकी व्याख्या करें तो हिंदी शब्द है वो फारसी का है, हिंदी से हिंद, और फिर ये सिंधु शब्द से इसका विकास हुआ। सिंधु, हिंदू, हिंदी, ऐसे इसका विकास हुआ है। तो सिंधु शब्द से हिंदी शब्द का विकास हुआ। और इसकी उपभाषाएं हैं वो 5 हैं, 5 उपभाषाएं हैं, 17 बोलियां हैं। कुछ है वो 18 बोलियां करते हैं, तो वो एक अलग बात है। पहला उत्तर तो हमें 17 ही करना चाहिए, 5 और 17, और अगर 17 नहीं आए तो 18 करना ही है। तो ये देखिए आप पश्चिमी हिंदी है, इसमें 5 है, कन्नौजी, खड़ी बोली, बुंदेली, ब्रज और बांगरू। इसको आप ऐसे याद रख सकते हो, कैसे कन्नौजी, कैसे खड़ी बोली, और फिर 3 बैसे हैं, बुंदेली, ब्रज और बांगरू। बांगरू है वो हरियाणवी को कहते हैं, इसे जाटू बोली भी कहा जाता है। फिर पूर्वी हिंदी है,
इसमें देखो छत्तीसगढ़ी, अवधी और बघेली। तो आपको यही ध्यान रखना है कि चोरी करके छत्तीसियो अब ही भाग लियो, कठिन है अगुणना के, यानी पूर्वी हिंदी। तो पूर्वी हिंदी में छत्तीसियो अब ही भाग लियो, यानी छत्तीसगढ़ी, अवधी और बघेली, ये पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी में ज्यादातर है वो ये बहुत पूछते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर है बिहारी हिंदी। बिहारी हिंदी है मगही, बिहारी, मैथिली। तो आपको ये ध्यान रखना है कि मग्गो बिहार से मेथी भेजी, मग्गो बिहार से मेथी भेजी, ये बिहारी हिंदी का आपको याद रखना है। पहाड़ी हिंदी है उसके दो हैं, पश्चिमी पहाड़ी हिंदी और मध्यवर्ती पहाड़ी हिंदी। कुछ है ना वो पहाड़ी हिंदी का एक बढ़ा करके आप वो कर देते हैं अलग से, नेपाली को भी पहाड़ी हिंदी मान लेते हैं। ऐसे देखिए राजस्थानी हिंदी है, उसमें इसके 4 ही पार्ट किए गए हैं, चारों दिशाओं पर है। पश्चिमी राजस्थानी है वो मारवाड़ी को कहते हैं, पूर्वी राजस्थानी है वो ढूंढाड़ी या जयपुरी या झाड़शाही को कहते हैं, उत्तरी राजस्थानी है वो मेवाती को कहते हैं, और दक्षिणी राजस्थानी है वो मालवी को कहते हैं। जीके में आप जो बोलियां पढ़ते हैं वो हिंदी में नहीं है, हिंदी में इसके राजस्थानी हिंदी है उसके 4 ही पार्ट करते हैं। तो ये जो चीजें हैं वो आपको इसमें ध्यान में रखनी है। तो ये देखिए आप, ये चीजें हैं वो हमें ध्यान में रखनी है, याद रखनी है, और एक बोली है वो जरूर पूछेंगे। उसके बाद में क्षेत्र भी पूछ लेते हैं। तो खड़ी बोली है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। खड़ी बोली है उसमें आपको ध्यान में रखना है कि कामता प्रसाद गुरु ने खड़ी बोली को कर्कश माना था, और ये आकारांत प्रधान है। इसमें ज्यादातर जो शब्द हैं उसके अंत में आ की मात्रा आती है। गिलक्राइस्ट ने इसको परिनिष्ठित और शुद्ध हिंदी माना। इसके अलावा आप देख सकते हो कि कोरवी हिंदी किसने माना, तो कोरवी हिंदी है वो सबसे अधिक प्रचलित है, और कोरवी हिंदी है वो राहुल सांकृत्यायन ने माना। कोरवी किसने माना? राहुल सांकृत्यायन ने। वर्नाक्युलर हिंदी है वो ग्रियर्सन ने माना ही था। जनपदीय हिंदी है वो सुनीति कुमार चटर्जी ने माना, और टकसाली हिंदी जिसको मानक हिंदी भी कहते हैं वो गिलक्राइस्ट ने मान ही लिया। ठीक है। खड़ी बोली है इसको ईसर हिंदी कहा जाता है। खड़ी बोली है वो ही हिंदी के रूप में, मानक हिंदी के रूप में विकसित हुई, ये भी आपको ध्यान में रखना है। खड़ी बोली का क्षेत्र है वो मुख्य रूप से मेरठ व दिल्ली के आसपास का क्षेत्र है। देहरादून, सहारनपुर, बिजनौर है वो इसमें इसका परिनिष्ठित रूप माना जाता है। खड़ी बोली का शुद्ध रूप है वो बिजनौर में माना जाता है। रामपुर है, अंबाला है, मुजफ्फरनगर है, मुरादाबाद है। फिर खड़ी बोली की विशेषता यह है कि लय के स्थान पर लय का प्रयोग किया जाता है। लय अभी केंद्रीय हिंदी निदेशालय जिसको स्वीकार किया है 53वें वर्ण के रूप में हिंदी वर्णमाला में, तो वही लय यानी लय, ये जो राजस्थानी में भी प्रयुक्त होता है। और इसके अलावा देखो नए के स्थान पर नए का प्रयोग है, ई के स्थान पर ए का प्रयोग है। जैसे एक उदाहरण हम ले सकते हैं, और वो उदाहरण देखिए आप, जैसे शब्द है ना वो है मालिन। तो मालिन शब्द है, इसका क्या बनेगा? मालन। ये देखो ई का ए बन गया, नए का नए बन गया। काल को काल कह देते हैं, ऐसे खड़ी बोली में कहा जाता है। व्यंजन द्वित्व और संयुक्त व्यंजन का अधिक प्रयोग होता है, लेकिन आपको एक ही याद रखना है कि आकार बहुला है ज्यादातर। जैसे छोरा, बेटा, मोटा, छोटा, ऐसे अंत में आ की मात्रा आती है। ठीक है। और खड़ी बोली की उपबोलियां हैं वो बिजनौरी है जो कोरवी का शुद्ध रूप है, पहाड़ताली है, करखंदारी है, पश्चिमी कोरवी है, पूर्वी कोरवी है। फिर ब्रजभाषा की बात करेंगे तो ब्रजभाषा को अंतर्वेदी भी कहते हैं, और ब्रज का शाब्दिक अर्थ भी कई बार पूछा हुआ है, तो गायों का समूह है या फिर पशु या चरागाह कहते हैं। ब्रज को क्या कहते हैं? चरागाह है। और इसका उद्भव शोर सैनी के मध्यम रूप से हुआ है। ब्रजबोलियन वो अलग है, वो बंगला का एक रूप है जो ब्रजबोली नहीं है, ब्रजभाषा नहीं है। फिर इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि इसका जो क्षेत्र है ना वो मथुरा, आगरा, अलीगढ़, मणिपुर, एटा, बरेली, धौलपुर, भरतपुर, करौली और ताजुकेकिस्तान, ये इसका क्षेत्र ले सकते हैं। ब्रजभाषा की बोलियां वो अंतर्वेदी है, भरतपुरी है, धौलपुरी है, भूक्षा है, डांगी है, डांगी इंपॉर्टेंट है, और माथुरी, सीकरवाड़ी ये हैं। और ये जो बोली है ना वो ओकार बोला है। वो देखो खड़ी बोली है वो आकार बोला है, ये ओकार बोला है। और कुछ वर्ण है वो लय का रे हो जाता है, नय का लय हो जाता है, रे का लय हो जाता है। जैसे साड़ी को इसमें साड़ी कहते हैं और बादल को बदरा कहते हैं। इसी प्रकार से आप देखिए बुंदेली है, तो बुंदेली का शुद्ध रूप है वो झांसी में बोला जाता है। बुंदेली का झांसी में, तो ये तो वैसे भी याद रह जाएगा, झांसी वाली रानी थी। ग्वालियर, हमीरपुर, ओरछा और सागर है। इसकी उपबोली है वो बनाफरी है, और बनाफरी है वो परमालरासों में इसका प्रयोग किया गया। बनाफर शाखा के वो राजपूत थे, उदल और आला। तो ये देखिए आप है। और कनौजी है
ये कनौजी में आपको ध्यान रखना है कि इसके क्षेत्र का ध्यान रखना है। इटावा, फरुखाबाद, हरदोई, पीलीभीत, भींत, शाहजहांपुर, कानपुर ये इसका क्षेत्र है। और बांगरू है वो हरियाणवी बोली है, इसे जाटू बोली भी कहा जाता है। और कबीर के शिष्य कबीरदास ने इसका बहुत प्रयोग किया है। करनाल, रोहतक, हिसार, पटियाला, जींद, ग्रामीण दिल्ली ये इसके हैं। पूर्वी हिंदी है, इसमें अवधी प्रमुख है जो अयोध्या की भाषा है, अवध को ही अयोध्या कहते हैं। और इसका जिक्र है वो नुहसीपुर में अमीर खुसरो ने भी किया है। और इसके बाद में आप देखिए कि अयोध्या, कानपुर, लखनऊ, रायबरेली, बाराबंकी, सीतापुर, फतेहपुर ये यूपी वाला, फैजाबाद, गोंडा, सुल्तानपुर और फीजी इनमें अवधी बोली जाती है। अवधी की उपबोली में प्रसिद्ध बैसवाड़ी है जो प्राचीन अवधी है, मिर्जापुरी है और बनोगी है। मिर्जापुरी और बनोगी मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आपको थोड़ी बहुत सहायता मिल जाए। 2-3 प्रश्न भी अगर आते हैं तो इससे हमें कुछ न कुछ सहायता मिलेगी, ठीक है। और इस तरह के वीडियो जब भी आपको देखने हो हिंदी के बारे में, अगर कोई आपको कोर्स लेना हो रहा है तो जीएस हिंदी क्लासेज को आप सब्सक्राइब कर लें। जीएस हिंदी क्लासेज ऐप है वो डाउनलोड करके उसमें फ्री डेमो वीडियोज हैं वो देख लें, वो काम के हैं। और अगर आप फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, रीट आदि के लिए कोर्स लेना चाहें, परचेज करना चाहें तो साइकोलॉजी और हिंदी का कोर्स है वो इस पर उपलब्ध है। और आप जो है वो अपना ये ले सकते हैं और उससे फायदा उठा सकते हैं। लेकिन पहले पूरी जांच कर लें, पूरा देख लें कि कोर्स अच्छा तो है क्या, प्रश्न आते तो है क्या। तो ये चीजें हैं वो आपको ध्यान में रखनी है। तो अवधि है वो उकार बोला है, उकार बोला, ऊ की मात्रा है वो इसमें ज्यादा आती है, जैसे घरू, मनु ऐसे आती है। और उसके बाद में बघेली है, इसका मुख्य क्षेत्र एक बार पूछा हुआ है तो इसका मुख्य केंद्र है वो रीवा है, रीवा, ठीक है। दमोह, शहडोल, सतना, जबलपुर ये इसका क्षेत्र माना जाता है। इसके बाद में देखिए मैथिली है, तो मैथिली एक ऐसी भाषा है जो 8वीं अनुसूची में है। 22 भाषाएं जो 8वीं अनुसूची में है उनमें से ये 17 जो बोलियां हैं उनमें से केवल मैथिली है उसका ही उल्लेख है, बाकी का उल्लेख नहीं है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। हाँ, तो ये मैथिली की बात आपको ध्यान में रखनी है। मैथिली है, इसकी उपबोली है वो छिक्का, छिक्की और जोला ही है, ठीक है। ये उर्निया, भागलपुर और दिनाजपुर में बोली जाती है, बिहार का क्षेत्र है। मगही है, इसकी उपबोली है वो सोनतटी है, मगही की। और ये गया, पटना, हजारीबाग, रांची, मुंगेर यानी ये बिहार में ही भागलपुर। भोजपुरी है, भोजपुरी में सर्वाधिक फिल्मों का निर्माण हुआ है, सर्वाधिक लोगों द्वारा ये बोली है वो बोली जाती है। भिखारीदास को भोजपुरी का शेक्सपियर और भारतेंदु भी कहा जाता है। भोजपुरी है वो अंतरराष्ट्रीय महत्व की बोली है क्योंकि सूरीनाम, फिजी, मॉरिशस से गुयाना, त्रिनिदाद आदि देशों में ये बोली जाती है। और इसका जो क्षेत्र माना जाता है वो आजमगढ़, वाराणसी, फैजाबाद, मिर्जापुर, पटना, गोरखपुर, बलिया, शाहबाद, चंपारण आदि माने जाते हैं। और पहाड़ी हिंदी है वो शिमला, मंडी, चंबा, जौनपुर, ये गढ़वाल, टिहरी ये हम आसानी से है वो समझ सकते हैं। तो इसका आपको क्षेत्र भी मैंने शॉर्ट में बता दिया है। राजस्थानी बोली में अगर आप देखेंगे तो राजस्थान की बोली है, इसका उद्भव शोर सैनी के पश्चिमी रूप से हुआ है। और इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि ग्रियर्सन ने राजस्थानी बोलियों को 5 वर्गों में बांटा है, जबकि ये 4 वर्गीय हैं। 5वां वर्ग है वो उन्होंने अलग से निमाड़ी बना दिया। सुनीति कुमार चटर्जी ने निमाड़ी के स्थान पर दक्षिणी राजस्थानी ही प्रयुक्त किया है। तो इसमें पश्चिमी राजस्थानी वो सबसे बड़ी है। मारवाड़ी की साहित्यिक शैली को डिंगल भी कहा जाता है और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी है। इसमें सह को है कहते हैं। और इसमें देखिए आप उपबोलियां हैं वो थली है, महेश्वरी है, बीकानेरी, जैसलमेरी, नागौरी, मेवाड़ी, शेखावाटी, ओसवाली, गोडवाड़ी, थटकी ये इसके हैं। जोधपुर, जैसलमेर क्षेत्र आपके जीके में भी पढ़ा हुआ है तो आसानी से चूरू, झुंझुनू, सीकर ये सब इसी में आएंगे। दक्षिणी राजस्थानी है, इसकी उपबोली है वो निमाड़ी है, रतलामी है, सोंदवाड़ी है, उमठवाड़ी है और रांगड़ी बोली है। कोटा, झालावाड़, इंदौर, उज्जैन, रतलाम, भोपाल, होशंगाबाद में ये बोली जाती है। पूर्वी राजस्थानी है वो ढूंढाड़ी है, जयपुरी, झाड़साई भी इसको कहते हैं। इसकी उपबोलियां है वो अजमेरी, किशनगढ़ी, तोरावटी, काठोड़ी, चौरासी, बागड़ी, हाड़ौती, राजावटी है। और ये जो जयपुर, अजमेर, टोंक, दौसा, किशनगढ़ इसमें बोली जाती है। इसमें छ, छू, ला आदि का प्रयोग अधिक होता है और इसमें अल्पप्राण ध्वनियों का बाहुल्य है। उत्तरी राजस्थानी है वो मेवाती है, ये पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी के बीच सेतु का कार्य करती है और इस पर हरियाणवी का प्रभाव है। इसकी उपबोलियां है वो अहिरवाटी विशेष रूप से प्रसिद्ध है और राठी है, कठेर है, महेड़ा है, गुजरी है, नहेर है। अलवर, भरतपुर, गुड़गांव में ये बोली जाती है।
और हिंदी भाषा का क्षेत्र अगर हम करें तो पश्चिम में अंबाला तक है और पूर्व में पूर्णिया तक है, उत्तर में बद्रीनाथ केदारनाथ तक है और दक्षिण में ये खंडवा तक है। और इसमें देखो हिंदी राजभाषा क्षेत्र है। राजभाषा कहाँ कहाँ की है तो इसमें 9 को हम चिन्हित पहले भी कर चुके हैं, जैसे राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली, ये जो है यहाँ हिंदी है वो राजभाषा है। और इसका अगर आप एक जो प्रश्न है ना वो आपकी ओर आ सकता है, और वो देखिए आप वो किस प्रकार का आएगा कि जैसे ये विकास जो हुआ है ना वो आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले है वो संस्कृत है, और संस्कृत में वैदिक संस्कृत पहले, लौकिक संस्कृत बाद में, उसके बाद में पाली है, पाली के बाद में प्राकृत है, प्राकृत के बाद में अपभ्रंश है, अपभ्रंश, और बीच में अगर ये फंसा दें तो अवहट है, अवहट, और इसके बाद में हिंदी है। हिंदी है वो आधुनिक भाषा है, ये हिंदी होगी। ऐसे जो है वो हिंदी का विकास हुआ, तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। भारतीय भाषाई सर्वेक्षण है वो ग्रियर्सन के ग्रंथ का नाम है। और हिंदी भाषा है ना उसका विकास है, उसको हम 3 भागों में बांट सकते हैं। आदिकाल है वो 1000 ईस्वी से 1500 ईस्वी तक माना जाता है, मध्यकाल है वो 1500 ईस्वी से 1800 ईस्वी तक, और आधुनिक काल है वो 1800 ईस्वी से लगातार माना जाता है। तो उत्तरोत्तर है ना वो इसका विकास होता गया है। तो ये हिंदी भाषा का उद्भव और विकास के बारे में मैंने आपको बताया। फिर देखिए ये राजभाषा और राष्ट्रभाषा के रूप में अगर आए तो राजभाषा के रूप में हिंदी जो है उसमें आप कुछ जो है अनुच्छेद भी आप ध्यान में रखोगे, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343(1) के तहत इसको राजभाषा घोषित किया गया था। इसलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस है वो मनाया जाता है। ये 1953 में पहली बार मनाया गया था, लेकिन विश्व हिंदी दिवस है वो 10 जनवरी को मनाया जाता है। तो राजकाज की भाषा है उसको ही हमें राजभाषा कहते हैं, और ये राज के कार्यों में प्रयुक्त होती है। राजभाषा एक संवैधानिक शब्द है, ये ध्यान में रखना है, जबकि राष्ट्रभाषा है वो संवैधानिक शब्द नहीं है। राजभाषा का क्षेत्र है वो सीमित होता है, जबकि राष्ट्रभाषा है वो पूरे राष्ट्र की एक संपर्क भाषा के रूप में स्थापित होती है। राजभाषा सरकारी कामकाज चलाने के लिए आवश्यक है। राजभाषा है वो स्वभाषा या परभाषा हो सकती है, लेकिन राष्ट्रभाषा हमेशा स्वभाषा ही होती है। और राजभाषा इसका एक निश्चित रूप होता है, जबकि राष्ट्रभाषा है उसके कई रूप है वो हो सकते हैं, यानी वो बिखरी हुई है। तो इसमें राष्ट्रभाषा है वो राजभाषा से भिन्न हो सकती है, लेकिन इतना ही ध्यान रखना है कि राजभाषा का उल्लेख संविधान में होना आवश्यक नहीं है, जबकि राजभाषा का उल्लेख है वो आवश्यक है। ठीक है, संवैधानिक प्रावधान देखें तो देखो 8वीं अनुसूची से इसका संबंध है, और संविधान के भाग 17 से इसका संबंध है। अध्याय 1 है और इसके अनुच्छेद हैं वो 120 और 210 हैं, ये तो है ही। बाकी 343 से 351 तक अनुच्छेद हैं वो इसमें लिए गए हैं। 343 मैंने आपको बताई दिया कि उसमें 3 जो उपधारा मान लो आप, तो इसमें पहले में तो देवनागरी लिपि में लिखी जो हिंदी है उसको राजभाषा घोषित किया गया, अंकों का रूप अंतरराष्ट्रीय होगा। फिर दूसरा जो है उसमें यह कर दिया गया कि संविधान के प्रारंभ होने से 15 वर्ष तक कालावधि के लिए अंग्रेजी का प्रयोग पूर्ववत रहेगा, और फिर संसद चाहे तो वो हमेशा के लिए कर सकता है। तो इस प्रकार से 343 1, 2, 3 इंपॉर्टेंट है। 344 के तहत वो राजभाषा आयोग की स्थापना 1955 में हुई, और संसदीय समिति की स्थापना 1957 में हुई, राष्ट्रपति ने की। 348 है इसका उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय से संबंध है। और 350 जो है वो व्यथा का निवारण के लिए है, इसमें विशेष रूप से भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए प्रावधान किया गया है। और 351 है उसमें कि हिंदी भाषा का प्रसार है वो बढ़ाया जाए, और ये संघ का कर्तव्य होगा। तो 351 भी इसके लिए वरदान साबित हुआ है। तो ये जो है ना वो राजभाषा के बारे में था। तो मैंने बहुत कुछ थोड़े समय में मेरे हिसाब से बताने का प्रयास किया है, और अब हम हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करते हैं कि कुछ प्रश्न है वो 1-2 प्रश्न इसमें से आ जाए। वैसे 3 प्रश्न लगभग वो इस टॉपिक में ऐसे आते हैं। लिपि के बारे में मैं आपको थोड़ा और बाद में दूसरे वीडियो है उसमें बता दूंगा। धन्यवाद।